ये कहानी है माधोपुर गांव के अजय और पायल की। वैसे तो अजय के पास कहने को बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गांव के सेठ के पास गिरवी रखी होती है। अपनी बची हुई जमीन पर खेती करके अजय और पायल बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिस कारण अजय की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। इस बार फसल का एक दाना नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, क्या खाएंगे? ऐसे तो भूख से मर जाएंगे हम। मैं एक काम करता हूँ, सेठ से कुछ कर्ज उधार ले आता हूँ। पहले ही हमारे सर पर उनका इतना कर्जा है, अब मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी ब्याज भरने में ही निकल जाएगी। तो क्या करें, भूख से मर जाएं। मुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम शहर चलें और वहीं कुछ शुरुआत करें। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसे चाहिए ना। मेरे पास सोने का मंगलसूत्र रखा है, हम उसी को बेचकर शहर चलते हैं। मंगलसूत्र को बेचकर मिले पैसों से वो दोनों शहर चले जाते हैं। शहर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। यहीं पास में मेरे मौसा मौसी रहते हैं, हम उन्हीं के घर चलते हैं। ऐसा कहकर पायल अजय के साथ अपनी मौसी के घर चली जाती है। मदन लाल, जो कि पायल का मौसा है, दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से पायल से कहता है, अरे आज अचानक कैसे आना हुआ पायल बेटा? ना कोई खबर ना सूचना, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं मौसा जी, इन दिनों हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। इतना कहते ही पायल अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मदन लाल घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आ गई? अगर ये यहाँ रुक गए तो मेरे महीने भर का राशन 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ सोच मदन लाल, और इस बला को यहाँ से भगा। अरे हाँ मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन हाँ, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर मदन लाल काम पर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अजय से कहती है, बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पायल और अजय रोते हुए जाने लगते हैं। तभी उसकी मौसी कमलेश वहाँ पर आ जाती है और पायल को रोकते हुए कहती है, रो मत मेरी बच्ची, तुम तो अपने मौसा की आदत को जानती हो। उनकी कंजूसी की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, और शायद उनकी इसी आदत के कारण आज तक भगवान ने हमें बेऔलाद रखा। तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जब कोई काम मिल जाए तो फिर अपना ठिकाना देख लेना। नहीं मौसी, मेरे पति की इज्जत के आगे कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो क्या काम करोगे तुम लोग, कुछ सोचा है तुमने? नहीं मौसी, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ के लोगों को ऑमलेट बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर सकती हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गांव में भी सब इसके हाथों के मसाले वाले आमलेट की तारीफ किया करते थे, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत आ जाएगा, और इतने पैसे तो अभी हमारे पास है नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। इतना कहकर कमलेश अंदर से तवा और कुछ बर्तन लाकर पायल को दे देती है। साथ ही ठेला और सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे अजय को दे देती है। और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मौसी को जरूर याद करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी जी। ये कहकर दोनों कमलेश से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑमलेट के लिए जरूरी सामान और एक ठेला खरीद लाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह कंपनी और स्कूल के बगल में पायल अपना ठेला लगा लेती है। दोपहर होते होते उसके ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। अगल बगल के स्कूल के बच्चे और कंपनी के लोग आकर उसका बनाया मसाले वाले ऑमलेट खाते हैं तो कहते हैं, भाई वाह, आज तक इतना बढ़िया ऑमलेट मैंने नहीं खाया। शाम होने तक उसके बनाए हुए सारे ऑमलेट बिक जाते हैं। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई होगी, मैंने सोचा न था। अब तुम देखना पायल, हम कुछ ही दिनों में इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मौसी की बदौलत ही हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा देंगे। उस दिन की कमाई से वो किराए पर घर ले लेते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी उठकर सारे मसाले तैयार कर लेते हैं और ऑमलेट का ठेला लगा लेते हैं। उनके ऑमलेट अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर किचन में खड़ा मदन लाल जब अपना दूसरा तवा ढूंढता है तो वो उसे नहीं दिखता। तभी वो कमलेश से कहता है, भाग्यवान, हमारे तो 2 तवे थे ना,
मुझे दूसरा तवा दिख नहीं रहा और भी बहुत सारा सामान गायब लग रहा है। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। ये कहकर कमलेश पूजा करने चली जाती है। मौसी, हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा दिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों कमलेश से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर लौट जाते हैं। चलो, आज से जो भी कमाई होगी वो हमारी बचत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन पर दिन उनके काम में और ज्यादा बरकत होने लगती है। फिर एक दिन मदनलाल को उन पर शक होता है और वो उनके ठेले पर पहुंच जाता है। अरे, ये तवा तो मेरा है, तभी कहूँ मेरा सामान कहाँ गायब हो गया। तुम लोग मेरे घर से मेरा सामान चुरा कर ले आए। नहीं नहीं मौसा जी, हमने कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मदनलाल अपना तवा और उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, वो तो सामान के साथ हमारे पैसे भी ले गए और इस अनजान शहर में तो हमें कोई उधारी भी नहीं देगा। एक सहारा था, वो भी छिन गया। दोनों सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अजय कहता है, अब तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अजय स्त्री के साथ वापस लौटता है। ये स्त्री मैंने लेके रखी थी, सोचा था धीरे धीरे मैं भी बगल में कपड़े इस्त्री करने का काम खोलूंगा। तुम ऐसा करो, इस पर ही आमलेट बनाना शुरू कर दो। इस पर ऑमलेट कैसे बनेंगे जी? जरूर बनेंगे, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पायल स्त्री पर मसाले वाले ऑमलेट बनाने लगती है और स्त्री पर बने ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। रोज के मुकाबले आज उनकी और भी अच्छी कमाई होने लगती है। स्त्री पर बने ऑमलेट के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक लड़का उनकी स्त्री वाले ऑमलेट की वीडियो बना लेता है और YouTube पर अपलोड कर देता है। उनकी वीडियो देखकर एक बिजनेसमैन उनके ठेले पर आता है और ऑमलेट खाकर कहता है, वाह वाह, इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह वाह, वाह वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या बात है, क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? वाह वाह वाह। जी नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मेरे कई शहरों में काफी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोलूं और उसकी शुरुआत मैं आपके बनाए स्त्री ऑमलेट से करना चाहता हूँ। और मेरे इस नए रेस्टोरेंट के मालिक तुम दोनों होगे, साथ ही तुम दोनों को ही सब संभालना होगा। बस मुझे 30% प्रॉफिट दे देना। फिर वो दोनों उस बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ महीनों में ही दोनों लाखों कमा लेते हैं। साथ ही गांव में और दूसरे शहरों में भी ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते वो काफी अमीर बन जाते हैं। जहां कमलेश उन दोनों की तरक्की देखकर खुश होती है, तो वहीं मदन लाल जल भुन जाता है। शाम का वक्त था। शाम का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। लोगों की चहल पहल जारी थी। इसी बाजार में दो ठेले वाले भी अपना अपना सामान बेच रहे थे। इनमें से एक ठेला अंडा पफ वाले का था और दूसरा ठेला पकौड़े वाले का। अंडा पफ वाले का नाम महेश था और पकौड़े वाले का नाम गिरीश था। महेश की अंडा पफ की दुकान में जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहीं गिरीश के पकौड़े के ठेले पर इक्का दुक्का लोग ही थे। ये महेश कल तक तो मारा मारा फिरता था, मगर जब से अंडे की दुकान लगाई है, गोपियों का कन्हैया बना हुआ है। न जाने क्या खिला देता है लोगों को। सब इसकी दुकान पर ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। मेरे पकौड़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है। महेश और गिरीश दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। महेश अभी कुछ समय पहले ही गांव से काम की तलाश में शहर आया था। उसने शहर के बाजार में अंडा पफ का एक छोटा सा ठेला लगाया था। महेश बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के मसाले और ताजे अंडे ही इस्तेमाल करता था अंडा पफ बनाने के लिए। उसके ठीक उलट गिरीश कई सालों से वहाँ पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। हमेशा कम दाम वाले घटिया से घटिया बेसन और आलूओं और बासी ब्रेड का इस्तेमाल करता था। इसीलिए लोग उसके ठेले पर जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि महेश के अंडा पफ के थोड़ा महंगा होने के बावजूद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन जब बाजार उठा तब गिरीश महेश के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आओ आओ गिरीश भैया, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, धंधा एकदम चौपट हो गया मेरे भाई। मेरे पकौड़े खाने कोई आता ही नहीं है। लगता है सब बेच बाच कर वापस गांव ही जाना पड़ेगा। कैसी बातें करते हो भैया, हैं? सब बेच दोगे तो करोगे क्या?
अरे अपना परिवार कैसे चलाओगे भाई? यही सोचकर तो अभी तक रुका हूँ भैया। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ बताओ, क्या पैसे चाहिए क्या? नहीं भैया, पैसे तो नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैं सोच रहा था कि अपने पकौड़ों का ठेला भी मैं तुम्हारे ठेले के साथ लगा लूं। तुम्हारा अंडा पफ खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। हो सकता है कुछ ग्राहक मुझे भी मिल जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल से ही अपना ठेला मेरे साथ लगा ले, ठीक है? बस फिर क्या था, अगले दिन ही गिरीश अपना ठेला महेश के ठेले के साथ लगा लेता है। महेश के ठेले पर लगने वाली भीड़ के कारण थोड़े बहुत ग्राहक गिरीश को भी मिल जाते थे, मगर ज्यादातर लोग महेश का अंडा पफ ही खाना पसंद करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए। महेश के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई थी। एक दिन गिरीश ने महेश को सुझाव दिया, भैया आखिर कब तक हम लोग इसी तरह ठेले पर धंधा करेंगे? पैसे काफी इकट्ठे हो गए हैं अपने पास, तो क्यों ना हम अपनी एक छोटी सी दुकान डाल लें जिसमें अंडा पफ भी मिलेगा और गर्मा गर्म पकौड़े भी। महेश को गिरीश का ये सुझाव पसंद आया और वो बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, पैसे तो इकट्ठे हो ही गए हैं, लेकिन दुकान कैसे खड़ी की जाए इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है भैया। अरे इसकी चिंता तुम मत करो, इतने सालों से शहर में मैंने घास नहीं खोदी है भैया। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा, तुम बस पैसे लगा दो। भोला भाला महेश गिरीश की बातों में आ गया। उसने अपने सारे पैसे गिरीश को दिए और कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है भैया, मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। सोचा था कि जब धंधा चल जाएगा तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आऊंगा। अब वो समय आ गया है। तुम बेफिक्र होकर गांव जाओ भैया, जब तक तुम लौटोगे दुकान तैयार होगी। दुकान में 2 काउंटर होंगे, दोनों मालिकों के लिए, एक तुम्हारा और एक मेरा। देखना एक दिन हमारी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बनेगी भैया। इस तरह महेश अपने सारे पैसे गिरीश को सौंप कर गाँव चला गया। गाँव में अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अब मेरे साथ शहर चलोगे। हाँ, वहाँ अब अपनी दुकान है। तुम घर में आराम करना और हमारे दोनों बच्चे मुन्ना और मुन्नी स्कूल जाएंगे। मैं शहर पहुँचते ही इनका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। हाँ। इस तरह कुछ दिन गांव में रहने के बाद महेश अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर लौटा। शहर पहुंचने के बाद वो उन्हें अपनी खोली में ले गया और कहा, अभी तुम लोग आराम करो, मैं जरा दुकान होकर आता हूँ, ठीक है? महेश दुकान पहुंचता है। दुकान ठीक वैसी ही थी जैसा गिरीश ने बताया था, मगर वहाँ 2 मालिकों के लिए 2 काउंटर नहीं थे, सिर्फ एक ही काउंटर था जिस पर गिरीश बैठा था। अरे वाह भैया, जैसा सोचा था तुमने दुकान उससे भी अच्छी बनाई है। मगर मेरा काउंटर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि 2 मालिकों के 2 काउंटर होंगे। काहे के 2 काउंटर हैं? जब मालिक एक ही है तो ये दुकान मेरी है और इसका मालिक मैं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि अचानक से तुम मुंह उठाकर चले आओगे और मैं आधी दुकान तुम्हें सौंप दूंगा? चलो निकलो यहाँ से, धंधे का टाइम हो रहा है। ऐसा न करो भैया, मेरी सारी जमा पूंजी मैंने तुम्हें दे दी थी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भैया। मैं तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आया हूँ, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं क्या करूं? हैं? तुम कोई मुझसे पूछकर उन्हें यहाँ थोड़ी लाए हो। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो गिरीश, अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ बुला लो, डरता कौन है? मगर पुलिस को बुलाने से पहले ये कागज देख लो। इस जमीन और इस दुकान का कानूनी तौर से मालिक मैं हूँ। सारे कागजों पर मेरा नाम है। कानूनन तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? चलो निकलो यहाँ से। महेश निराश होकर वहाँ से चल दिया। कहाँ जाए, क्या करे, ये सोचता हुआ वो शहर की सीमा पर के जंगलों की तरफ चल दिया। अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं उनसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगा। हाँ। ये सोचता हुआ वो जंगल में बढ़ता चला गया। रात हो आई थी। सारा जंगल चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था।
महेश ये सोचते हुए चला जा रहा था कि कोई न कोई जंगली जानवर उसे अपना आहार बना लेगा और उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आई। आवाज थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। महेश दबे पांव वहां पहुंचा और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। अभी शहर में खतरा है, इसलिए लूट का सारा माल यहीं छुपा देना ठीक रहेगा। मगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं चलेगा, मैंने पेड़ की जड़ के पास गहराई से खोद कर डाल दिया है। जब शहर की पुलिस ठंडी पड़ जाएगी तब हम यहाँ आकर माल को निकाल लेंगे। हाँ। हे भगवान, ये तो लुटेरे हैं, न जाने किसका माल लूट कर यहाँ गाड़ दिया है। जब लुटेरे वहां से चले गए तो महेश पेड़ के पास पहुंचा और उस जगह को खोदकर सारा माल निकाल लिया। वहां एक बैग में लाखों रुपए पड़े थे। महेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोच क्या रहा है महेश? उठा ले इन पैसों को और ले जा अपने घर। इतने पैसों में तो तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। महेश के मन में पाप बढ़ने लगा था, मगर तभी उसके मन में फिर से आवाज आई। नहीं महेश, इन पैसों पर तेरा कोई हक नहीं है। न जाने कितने लोगों की खून पसीने की कमाई होगी ये। इसे ले जाकर पुलिस को सौंप दे। जरा सोच, आज एक इंसान ने तेरे साथ धोखा किया तो तेरी गृहस्थी उजड़ गई, फिर इन रुपयों के खो जाने से न जाने कितने लोगों की गृहस्थी उजड़ जाएगी। अंत में अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई और महेश पैसों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सारी पुलिस परेशान थी। शहर के बैंक में जबरदस्त डाका पड़ा था। महेश वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है और सारे पैसे उन्हें सौंप देता है। महेश के इस काम से खुश होकर उसे पुलिस और सरकार दोनों की तरफ से इनाम मिलता है। इनाम की रकम मिलने के बाद महेश सोचता है, जितनी रकम गिरीश ने मुझसे ठगी थी उससे कई गुना ज्यादा रकम इनाम में मिल गई। इन पैसों से मैं 4 दुकानें खोल सकता हूँ। इस तरह अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक गरीब अंडा पफ वाला शहर का एक जाना माना रईस बन गया। उधर अपनी बेईमानी और धोखाधड़ी के कारण गिरीश की दुकान पिट गई और वो वापस सड़क पर आ गया।